तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप देखते हो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें सब कुछ देखेंगे हम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी देखेंगे, इसकी प्रिपरेशन देखेंगे, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक जरूर इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि जो बच्चे 11th क्लास में हैं, 12th में हैं, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और वरीड हैं अपनी बायोलॉजी की प्रॉब्लम्स के लिए, सो डोंट वरी, आप डाउटनेट ऐप पे अपनी सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। करना क्या है, अपनी प्रॉब्लम की पिक क्लिक करनी है, जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, और सेंड कर देनी है डाउटनेट ऐप पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड आप अपने क्वेश्चंस को सेंड कर सकते हो व्हाट्सएप पर भी। व्हाट्सएप नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जरूर चेक करें एंड बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। जितनी भी बुक है ना आपकी, चाहे वो एनसीईआरटी है, एग्जाम्पलर है, एररलेस है, सभी के सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। हाँ जी, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सल्फ्यूरिक एसिड की। फॉर्मूला क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड का? H2SO4 होता है। मैं आपको बता चुका हूं ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर के बारे में। सल्फर के ऑक्सो एसिड होते हैं बहुत सारे, उनमें से जो सबसे फेमस है वो सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग किंग ऑफ केमिकल्स भी बोलते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है दैट कि किसी भी देश, कोई भी देश कितनी तरक्की कर रहा है, ये पता लगता है किस देश में H2SO4 की कितनी कंजप्शन है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्शंस में H2SO4 का यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज के अंदर H2SO4 का यूज किया जाता है। यूज हम बाद में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर से बात करें। अगर सिंपल स्ट्रक्चर की बात करूं तो कुछ इस तरह से होता है SO4 का, H2SO4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे 2 OH ग्रुप लगे हैं, तो इसको हम लोग डाई बेसिक बोल सकते हैं। क्लियर है? यहाँ से अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कितनी आएगी? -2, -1, -1, -1, मतलब टोटल सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से 6 आ जाएगी। और जो 6 है वो सल्फर की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है। तो बात करते हैं सबसे पहली बात इसकी प्रिपरेशन की, कि सर ये बनाया कैसे जाता है। तो देखिए, इसकी प्रिपरेशन 4 स्टेप में होती है। सबसे पहले स्टेप में हमें क्या बनाना होता है? प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड हमारा कल का टॉपिक भी था, मैंने आपको समझाया भी था सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनता है। S8 + 8O2 gives what? 8SO2। सल्फर के सिंपल ऑक्सीडेशन करा दो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड में। इसके अलावा आप सल्फर डाइऑक्साइड बना सकते हो आयरन पायराइड से भी, FeS2। इट इज कॉल्ड आयरन सल्फाइड या आयरन पायराइड कह सकते हैं इसे हम। इसकी ऑक्सीडेशन करवा दो तो क्या बनेगा यहाँ पे? Fe2O3 + SO2। अब बात यह कि कितने ऑक्सीजन की आपको जरूरत है। यहाँ पे इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम करेंगे ये 4, तो ये 2 हो जाएगा और इसको करेंगे 11। और अब ये बैलेंस हो चुका है, यहाँ पे 8 कर दो। बाकी जो मेन है वो ये वाली है, आपने ये याद रखनी है। आपके पास ऑप्शन होता है, अगर आ जाती है ना कि प्रिपरेशन करो। और हाँ, प्रिपरेशन के लिए एक फेमस प्रोसेस यूज की जाती है और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए हम जिस प्रोसेस का यूज करते हैं उस प्रोसेस का नाम होता है भाई कॉन्टैक्ट प्रोसेस। याद रखनी ये बात आपने। अब चलते हैं अगले स्टेप में, जो कि सबसे मेन स्टेप है। सबसे मेन स्टेप है सल्फर डाइऑक्साइड, जो बन चुका है उससे सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाना। ये भी मैंने आपको बताया है। इसकी रिएक्शन आप O2 के साथ कराओगे, यहाँ पे 2 ले लो तो ये क्या बन जाएगा? 2SO3। एक्चुअल में रिएक्शन ऐसे नहीं होती, एक्चुअल में रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है। यहाँ पे आप कैटलिस्ट देते हो V2O5, हम बात करेंगे कि कैटलिस्ट क्यों ले रहे हैं। एंड ये जो प्रोसेस होती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, मतलब जो यहाँ से डेल्टा HF है, हीट ऑफ फॉर्मेशन है, वो होती है -196.6 किलो जूल पर मोल। हर मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड पे इतनी हीट इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है। क्लियर? अगली बात पे चलते हैं। तो पहला स्टेप सल्फर डाइऑक्साइड बनाना है, दूसरा स्टेप सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाना है, तीसरा स्टेप हमें ओलियम बनाना है। क्या बनाना है? ओलियम। हम एब्जॉर्प्शन टावर में लेके जाएंगे SO3 को और इसमें हम डाल देंगे H2SO4, एसिड डालेंगे इसके ऊपर
तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा अभी, ओलियम में। ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है, H2S2O7। देखो बेटा एक बात है जरूरी, लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो बहुत सारी रिएक्शंस आएंगी, पॉसिबल आपको डिफिकल्ट भी लगे, तो डिफिकल्टी को फेस करने का तरीका क्या है, उनकी प्रैक्टिस करना। और हाँ, अगर आप किसी मतलब जैसे मैं पी ब्लॉक आपको सीरियल वाइज करा रहा हूं, अगर आप सीरियल वाइज देखोगे ना तो बहुत सी रिएक्शन आपको पता होंगी। लाइक हम लोग पढ़ चुके हैं सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनता है, हम लोग पढ़ चुके हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड कैसे बनता है, हमें पता है कि ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है। अब इस ओलियम में एक बार और आप पानी मिलाओगे, H2S2O7 में आप लोग क्या करोगे, पानी मिलाओगे H2O और ये क्या बन जाएगा, 2 moles ऑफ H2SO4 हो गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कीजिए, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, प्रिपरेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, प्रिपरेशन ऑफ ओलियम एंड इन द लास्ट स्टेप प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इस तरह से हमने बनाया है। सल्फर को ऑक्सीजन से ट्रीट किया, सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन से ट्रीट किया, सल्फर ट्राइऑक्साइड पे एसिड की बारिश कराई, एसिड रेन कराई, तो वो हो गया ओलियम में कन्वर्ट। और ज्यादा एसिड मिलेगा, अभी इसकी रिएक्शन H2O के साथ करवा दो तो आपको क्या मिल जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड आपको मिल जाता है ओलियम। जो सबसे जरूरी बात है, जो सबसे मेन स्टेप है वो है यहाँ पे दिस वन, जैसे कि मैंने आपको बोला की स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस, सबसे मेन स्टेप जो है वही ये वाला 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3 एंड यहाँ पे हीट और फॉर्मेशन कितने, -196.6 किलो जूल। अब मेरी बात समझो ध्यान से कि जो आपने सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया है ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, और रिवर्सिबल जो प्रोसेसेस होती हैं उनमें क्या फंडा रहता है, उनमें अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ानी है, हायर अमाउंट में सल्फर ट्राइऑक्साइड चाहिए, तो हम फॉलो करते हैं किसको, ली चैटलियर प्रिंसिपल को। ली चैटलियर प्रिंसिपल, ठीक है, ली चैटलियर प्रिंसिपल। जहां पे भी रिवर्सिबल प्रोसेस है वहां पे हम प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ली चैटलियर प्रिंसिपल का यूज करते हैं। तो इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं जो हमें फॉलो करनी पड़ती है। सबसे पहली कंडीशन जो हम लोग फॉलो करेंगे वो है लो टेम्परेचर। क्या है भाई, लो टेम्परेचर। सर लो टेम्परेचर क्यों, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन में से हीट बाहर निकल रही है, तो जिन रिएक्शन में से ऑलरेडी हीट बाहर निकलती है उन्हें और गर्मी तो नहीं देंगे। आप समझो आपके रूम में गर्मी है फुल और हीटर चला दिया जाए, बेस्ट कंडीशन थोड़ी ना रहेगी वो। अब यहां से ऑलरेडी हीट निकल रही है और हम इसको और ज्यादा हीट दें, वो बेस्ट नहीं है। तो हमें टेम्परेचर कम करना पड़ता है, और टेम्परेचर कम करते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि टेम्परेचर को हम लोग ज्यादा कम ना कर दें। क्यों ना ज्यादा कम कर दें, क्योंकि देखो हमें पता है सरफेस केमिस्ट्री में था ये कि विद द केमिकल काइनेटिक्स में विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, और डिक्रीज करने पे रिएक्शन की स्पीड डिक्रीज होती है। तो हम कम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। हम ज्यादा कम क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि रिएक्शन की स्पीड घट जाएगी। तो हमें ऑप्टिमम टेम्परेचर लेना पड़ता है, और वो कितना है 720 केल्विन। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर दिस रिएक्शन इज 720 केल्विन। अच्छा बेटा मैं समझा रहा हूं, नोट्स आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है, नोट्स में से अच्छे से देख लेना ये। अगली बात, अब देखो आपने कितने मोल्स लिए रिएक्टेंट के, 2 और 1 3 मोल लिए, और आपके पास मोल्स कितने बन रहे हैं, 2 मोल्स बन रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हाई प्रेशर करना पड़ेगा, सो दैट की रिएक्शन आगे ही चलती रहे। ठीक है, प्रेशर क्या रखना पड़ेगा, हाई। अब इतना भी हाई नहीं रखना कि पॉइजनस गैसेज भी चिपक जाए। मेन बात यह है कि पॉइजनस गैसेज चिपकने नहीं चाहिए। तो हाई प्रेशर कितना रखना है आपको, 2 to 3 बार, 2 बार to 3 बार। ठीक है, और देखो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है बताइए, सबसे जरूरी होता है कैटलिस्ट। तो हम इस रिएक्शन में यूज करते हैं किसका, कैटलिस्ट का, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। अब कैटलिस्ट हम यहाँ पे प्लेटिनम का यूज करें तो बेस्ट है, बट प्लेटिनम बहुत महंगा है और वो पॉइजनस हो जाता है बहुत जल्दी उस पर गैसेज अटैक कर सकती हैं। देखो जितने भी ये कैटलिस्ट होते हैं, हमने डीएनए ब्लॉक में एक बात पढ़ी थी, इन पे क्या होती है, रिएक्टेंट चिपकते हैं आके। एडजॉर्प्शन थ्योरी की थी हमने कि कैटलिस्ट पे रिएक्टेंट आके चिपकेंगे, हीट बाहर निकलती है, जिसे हम हीट ऑफ एडजॉर्प्शन बोलते हैं।
तो प्लेटिनम पे गैसेस का अटैक होना बहुत आसान हो जाता है। तो हमें ऐसा कैटलिस्ट लेना पड़ेगा जो सस्ता भी हो और जिसपे गैसेस का अटैक भी इतना आसान ना बने। तो यहां पे हम ले लेते हैं डाई वैनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5। तो ये तीन कंडीशन आपने बहुत अच्छे से याद रखने हैं। लो टेम्परेचर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। हाई प्रेशर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि कम मोल्स बन रहे हैं प्रोडक्ट में। ठीक है, तो हम रिएक्शन को आगे ही करवाना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि रिएक्शन बैक मार जाए। तो हम बिल्कुल प्रेशर पुश करेंगे कि भाई तो आगे ही चल, होता ना, गड्डी चल रही है बैग भी जा सकती है, तो हम उसको क्या करेंगे, प्रेशर देंगे, धक्का लगाएंगे पीछे से, सो दैट कि वो आगे ही जाए। ठीक है, और तीसरी बात है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट तो मस्ट है सो दैट कि रिएक्शन की स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सके। तो ये है इसकी प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन में क्या होता है कि ये जो प्लांट होता है सारे का सारा सल्फ्यूरिक एसिड का बहुत बड़ा प्लांट होता है। लाइक मैं आपको अभी तो वो दूसरे रूम में है, तो वहां पे आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ कि क्या रहता है इस प्लांट के। तो अभी बात करते हैं वो प्लांट में किस तरह से रिएक्शन होती है। एक बार मैं ना स्पीडली दोबारा समझाता हूँ। हुआ क्या था, देखिए आपने सल्फर लिया था, सल्फर की रिएक्शन O2 के साथ तो बना था SO2, SO2 की रिएक्शन O2 के साथ तो बना था SO3, है ना, कुछ ऐसे लिया था 2SO2 + O2, यहाँ पे V2O5 कैटलिस्ट लिया था। फिर आपने डाला था इसमें H2SO4, तो ये बना था ओलियम H2H2O7, और ओलियम में आपने पानी डाला था तो ये बन गया था 2H2SO4। इस तरह से सिर्फ ये है, इतनी आसान है। बट जो प्लांट होता है बहुत बड़ा होता है। तो इसमें स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहला जो है, सबसे पहले आपकी एक टावर है जिसे हम कहते हैं सल्फर बर्नर। इसमें क्या करते हैं, हमारे पास सल्फर रखा होता है बहुत सारा, और सल्फर में हम यहाँ से ऑक्सीजन पास कराते हैं। सल्फर के और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है, वो बन जाता है SO2। क्या बन जाता है? SO2, जिसे हम लोग बोलते हैं इम्प्योर सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखो जो सारी की सारी यूनिट है ना, ये इतनी वाली, इसका कोई काम नहीं है, कोई भी काम नहीं है इसका। इसका सिर्फ एक काम है, प्योरीफाई करना। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसको प्योरीफाई करो। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे है एक डस्ट प्रेसिपिटेटर। जो यहां पे इसके अंदर डस्ट रह गई है, जो भी डस्ट रह गई है उन सबको प्रेसिपिटेट करता है। प्रेसिपिटेट से मतलब भारी करता है और खींच लेता है बाहर। फिर थोड़े आगे तो यहां पे क्या है, इसके ऊपर वाटर से स्प्रे किया जाता है। एंड इवन ये यूज किया जाता है फॉर कूलिंग, कूल भी करता है, इसको ठंडा भी करता है। और ऊपर से पानी का स्प्रे होता है सो दैट कि कुछ और जो सोल्यूबल इंप्योरिटीज है, कुछ ऐसी इंप्योरिटीज है जो पीछे से बची रह गई हैं, ठीक है, तो उन इंप्योरिटीज को जो पानी में घुल सकती है, पानी के साथ घुला के बाहर निकाल दो, तो ये वेस्ट वाटर नीचे आ जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये है हमारे ड्राइंग टावर। यहाँ पे हमने गिल्ला कर दिया, उसे ठंडा कर दिया, तो यहां से हम ऊपर से एसिड डालते हैं सो दैट कि जो देखो जो H2SO4 है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बार आप पढ़ोगे, सल्फ्यूरिक एसिड एक बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। बोले तो पानी उड़ा देता है, पानी निकाल देता है। ठीक है, तो यहां से भी क्या करेगा, सारे का सारा पानी को सोख लेगा, और जो वेस्ट एसिड है मतलब उसके साथ मिक्स होकर बाहर निकल गया। अभी हमारे पास क्या बच गया, ड्राई SO2। स्टिल हमें लगता है कि कुछ इंप्योरिटीज अभी भी बची रह गई हैं। हो सकता है कुछ आर्सेनिक ऑक्साइड ऐसी ऐसी इंप्योरिटीज लगी रह गई हो। तो यहां पे हमारे पास क्या है, आर्सेनिक प्योरीफायर, जो आर्सेनिक को प्योरीफाई करता है। इसके अंदर क्या है, FeOS थ्राइस, फेरिक हाइड्रोक्साइड। ये फेरिक हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड अगर कोई आर्सेनिक वाली इंप्योरिटीज रह गई उनको अपने साथ खींच लेगा। रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले हमने सल्फर डाइऑक्साइड लिया। अब सल्फर डाइऑक्साइड को इस सारे के सारे, ये सारी की सारी यूनिट क्या है, इसे लोग बोलते हैं प्योरीफाइंग यूनिट। प्योरीफाइंग में सबसे पहले क्या है, डस्ट प्रेसिपिटेटर, जो डस्ट को भारी करता है उनको बाहर खींच लेता है। अगर सोल्यूबल इंप्योरिटीज हैं तो उनके ऊपर से पानी डाला जाता है, उनको ठंडा किया जाता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, वो ठंडी हो चुकी, वो चीजें गिल्ली हो चुकी है तो उनको ड्राई किया जाता है। ड्राई करने के लिए ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है। अगर लगता है कि अब इसके अंदर आर्सेनिक इंप्योरिटीज हैं तो इसको, अगर ना भी लगता हो, ये नहीं है, सारी की सारी यूनिट में से पास होना कंपलसरी है, तो यहां से हम इसको पास कराते हैं किसमें से, आर्सेनिक प्योरीफायर में से, जिसके अंदर क्या है। अब देखो इतनी सारी जगह से पास कराने के बाद यहाँ पे टेस्टिंग बॉक्स लगा हुआ है। टेस्टिंग बॉक्स क्या टेस्ट करता है कि क्या इसमें कुछ भी इंप्योरिटीज रह गई हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट डाला जाता है, फिर देखा जाता है कि क्या कुछ एक आधी इंप्योरिटीज उड़ रही हैं। एंड अगर स्टिल इंप्योरिटीज मिल जाती हैं तो इस प्रोसेस को दोबारा दोहराया जाता है, यहां से पास करवाया जाता है, इसको दोबारा से प्योरीफाई किया जाता है। मतलब प्योरीफाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहां से हो चुका है, अब यहां पे है प्री हीटर जो इसको गर्म करेगा। एंड अगर आपको याद हो तो हम हीट करते थे यहां पे,
हम इसको थोड़ा सा हीट करते थे, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या है, हम इसको डालेंगे कैटलिस्ट में से, सो दैट कि SO3 बहुत अच्छे से बने, सो दैट कि हमारे पास क्या हो, SO3 बहुत अच्छे से बन जाए। अभी SO3 बन चुका है तो इसमें ऊपर से बारिश आती है किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की। इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन टावर। क्या बोलते हैं इसे, एब्जॉर्प्शन टावर। एब्जॉर्प्शन टावर में क्या होता है कि हमारे पास जो SO3 है, हमारे पास जो SO3 है वो एब्जॉर्ब कर लेता है किसको, वो एब्जॉर्ब कर लेता है एसिड को। SO3 एसिड को एब्जॉर्ब करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ओलियम के अंदर, H2H2O7 के अंदर। एंड इसके बाद सर आप तो कह रहे थे सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है, आपने तो ओलियम बना दिया। अभी देखो हमारी लैब में जो एसिड होता है वो होता है डाइल्यूट, ठीक है। कई जगह पे हमें जरूरत होती है कंसेंट्रेटेड की। तो अभी ओलियम में हम पानी मिलाते हैं, वो मैटर करता है कि हमें कैसा सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। अगर ज्यादा प्योर चाहिए तो कम पानी मिलाएंगे, ठीक है। और अगर ऐसा चाहिए कि चलो यार डाइल्यूट बनाना है, बहुत हार्मफुल रहता है ये, तो हम ज्यादा पानी मिला लेते हैं। और इवन इसमें जो पानी मिलाया जाता है वो धीरे धीरे मिलाया जाता है। क्लियर होती है सारी की सारा स्टेप क्या हुआ, सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड, फिर इसको प्योरीफाइंग यूनिट में। यहाँ पे टेस्टिंग बॉक्स क्या चेक करता है कि क्या अभी भी कोई इंप्योरिटीज इसके अंदर रह गए हैं, फिर प्री हीटर इसको गर्म करता है। जो सल्फर डाइऑक्साइड हम पीछे लेके आ रहे हैं ना, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में वो SO3 में कन्वर्ट होता है। ये SO3 आगे जाता है और ऊपर से एब्जॉर्प्शन टावर में से क्या बरस रहा है, ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड बरस रहा है। रियल चांसेस देखिए आए, बट आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि देखो पिछले साल तक नाइट्रिक एसिड था प्रिपरेशन के लिए, अमोनिया था, तो इसके चांसेस कम बनते थे। अब वो तो नहीं रहे, तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं कि आ जाए, वरना इसकी प्रॉपर्टीज तो बहुत इंपॉर्टेंट ही है। तो समझिए इसको, अभी देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। अभी बात करते हैं सबसे पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, केमिकल प्रॉपर्टीज इसके बाद पढ़ेंगे, एंड यूजेस की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात, इट इज अ कलरलेस सिल्की लिक्विड। आई थिंक आप लोग लैब में देख भी चुके होंगे, सिल्की होता है, ये ओल्ड टाइप से होता है, ठीक है। अगली बात करें इसकी ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो होती है 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट 298 केल्विन। नेक्स्ट बात करें इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हाई होता है, कितना होता है 590 केल्विन होता है। नेक्स्ट बात करें तो हाई विस्कोसिटी, बहुत ही ज्यादा विस्कोस होता है, बहुत ही ज्यादा गाढ़ा होता है ये, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो मैं कुछ इस तरह से बना सकता हूं, डबल बॉन्ड O OH OH। सिमिलरली एक और सल्फ्यूरिक एसिड है, डबल बॉन्ड O, यही है ना भाई, O4 तो हो गया। अब ये है इसके H। तो मैंने आपको क्या बताया था, हाइड्रोजन को क्या दिखना चाहिए, देखिए हाइड्रोजन एक जगह कोवलेंट बॉन्ड बना रखा है, और जब भी हाइड्रोजन को दूसरी जगह दिखता है कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, वो फोन होते हैं। देखो एक जगह पे इसको कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए, मतलब शादी हो चुकी होनी चाहिए, फिर अट्रैक्शन शो करे, ठीक है। तो ये क्या है, इसको दिख रहा है, तो इस तरफ अट्रैक्शन शो करेगा, 3 डॉटेड लाइन से हम दिखाएंगे। ये भी अट्रैक्शन शो करेगा, 3 डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। इन 3 डॉटेड लाइंस को हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये, इंटरमोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर मतलब ये एक अलग मॉलिक्यूल है, ये एक अलग मॉलिक्यूल है, नेचर सेम है, दोनों सल्फ्यूरिक एसिड है, बट ये सल्फ्यूरिक एसिड का एक अलग मॉलिक्यूल है, ये सल्फ्यूरिक एसिड का एक अलग मॉलिक्यूल है। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आगे बात पढ़ें तो इट हैज अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, पानी से बहुत प्यार करता है, बहुत ज्यादा। तभी तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है कि जहां कहीं पे भी पानी होता है वहां से पानी को सोख लेता है ये। तो जब भी क्या है कि सल्फ्यूरिक एसिड हमें लैब के अंदर बनाने होते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो हम बिल्कुल धीरे धीरे करते हैं, कंटिन्यूसली स्टीर करते रहते हैं, हिलाते रहते हैं उस सॉल्यूशन को। क्लियर है। अब बात करते हैं यूजेस की। जैसा कि मैंने कहा इसे किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं, बहुत ज्यादा यूज होते हैं। मैंने तो कुछ लिमिटेड से जो आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहली बात, इसका यूज किया जाता है केमिकल इंडस्ट्री के अंदर। केमिकल इंडस्ट्री में कहां पे यूज होगा इसका, नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए यूज किया जा सकता है, और भी बहुत सारे एसिड लाइक फॉस्फोरिक एसिड बनाने के में इसका यूज किया जा सकता है। इथर बनाने में इसका यूज किया जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखोगे कि 2 अल्कोहल लोगे, उनमें एसिड डालोगे तो अल्कोहल में से पानी को बाहर निकाल देगा वो, और हमारे पास क्या मिल जाता है, इथर मिल जाता है। नेक्स्ट, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर्स बनाने में इसका यूज किया जाता है, लाइक अमोनियम सल्फेट है, उसको बनाने में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। उसके बाद डाइज बनाने में, ड्रग्स बनाने में, पेंट, पिगमेंट्स, ये जो कलर वाली चीजें होती हैं इनको बनाने में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोल को रिफाइन करने में इसका यूज होता है भाई।
नेक्स्ट बात करें इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव, समझते हो एक्सप्लोजिव, विस्फोटक बनाने में, बहुत ज्यादा विस्फोटक बनाने में इसका यूज किया जाता है, लाइक टीएनटी हो गया। मेटलर्जी, कॉपर और जिंक को जब धरती से निकाला जाता है तो सल्फ्यूरिक एसिड का बहुत रोल रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं पिकलिंग। पिकलिंग मीन्स क्या होता है? क्लीनिंग। क्लीनिंग बोले तो सफाई, ठीक है। आपने देखा होगा कि क्या होता है, लाइक सिल्वर की जो ज्वेलरी होती है वो उस पे ना ब्लैक ब्लैक इससे हो जाता है वो, तो फिर क्या करते हैं उसे ना नींबू से धो देते हैं ना, या फिर जो सुनार होते हैं, जो सुनारे होते हैं वो क्या करते हैं, वो उसको एसिड में धो देते हैं, तो वो क्या करता है? क्लीन कर देता है मेटल्स को। क्लियर है? नेक्स्ट बात करें इन लेड स्टोरेज बैटरी एज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लेड स्टोरेज बैटरी होती है, जो इन्वर्टर की बैटरी होती है ना, बैटरा बोलते हैं जिसे हम लोग, तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। उसमें हम पानी डालते रहते हैं बार बार, और एसिड भी खत्म हो जाता है तो एसिड भी डलवाना पड़ता है। अगली बात, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है ये भी। तो देखिए कई सारी प्रॉपर्टीज हैं इसकी, लाइक इसके एसिडिक कैरेक्टर की बात करें हम, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एंड सोल्ट के साथ भी हम इनको ट्रीट करके देखेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं इनके एसिडिक कैरेक्टर की। किसे कहते हैं एसिड? जो H पॉजिटिव आयंस देते हैं ना उनके एक्वस सॉल्यूशन में। तो अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड को डालता हूं वाटर के अंदर, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाऊं, तो क्या हो जाता है? ये H पॉजिटिव देगा। फोकस करना इस बात पे, H पॉजिटिव देगा, एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना हुआ है। H पॉजिटिव दिया तो HSO4 बना नेगेटिव, ठीक है। और इसने H पॉजिटिव दिया है तो हम कह सकते हैं कि क्या है? एक एसिड है। यहां से एक वैल्यू लिखी जाती है Ka1, इसे कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, Ka, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, एंड इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 × 10⁻3 ये होती है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। इस 1 का मतलब है जब इसने सिर्फ एक H पॉजिटिव दिया है, ये आगे भी H पॉजिटिव दे सकता है। लाइक आपके पास ये है HSO4 नेगेटिव, यहाँ पे हमने इसको एक्वस सॉल्यूशन बनाया, इसका पानी में डाला, इसने एक और H पॉजिटिव दिया, तो ये क्या हो गया? अभी SO4 नेगेटिव, एंड Ka2 जो है, Ka2 डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड व्हेन सेकंड H प्लस आयन इज रिलीज्ड, तब डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना होता है? ये होता है 1.2 × 10⁻²। तो यहां से कुछ क्लियर हो रहा है आपको? Ka1 कितना है? 1 × 10⁻3, और Ka2 कितना है? 1.2 × 10⁻²। ठीक है, ये प्रैक्टिकल डाटा है, ये कैलकुलेट कर लिया। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ज्यादा बढ़िया एसिड कौन सा है, किस केस में ज्यादा बढ़िया एसिड है? याद रखिए जितनी Ka की वैल्यू ज्यादा होती है ना, उतना बढ़िया एसिड होता है, जितनी Kb की वैल्यू होती है उतना बढ़िया बेस होता है। एंड एक होता है pKa, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिन बच्चों ने कर लिया वो मैंने बता रखा है, pKa ये उल्टा होता है, मतलब अगर किसी की pKa की वैल्यू ज्यादा है मतलब वो घटिया एसिड है, ठीक है। Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा वो उतना बढ़िया एसिड, वो उतना ज्यादा स्टेबल है अपने एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये ज्यादा स्टेबल रहेगा। क्वेश्चन देखेंगे इसका। इसके अलावा हम रिएक्शन करके देख सकते हैं इनकी विद बेस, लाइक NaOH आपके पास, उसकी रिएक्शन आप करवा के देखो किसके साथ? H2SO4 के साथ। तो क्या पॉसिबल है? पॉसिबल ये है कि ये H पॉजिटिव जाए, यहां से देखिए ये कुछ ऐसे ब्रेक हो जाए, H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, कुछ ऐसा पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है? ये H जाएगा इस Na की जगह, ऐसे ही होता है ना, जब ये एक एसिड है इसकी बेस के साथ आप रिएक्शन करोगे तो क्या होगा? देखिए ये आएगा इधर, H आया इधर, H एंड OH क्या बन गए हैं? H2O बन गए हैं, एक बात। और दूसरी बात क्या है भाई, ये इधर आया, ये इधर आएगा, प्लस में क्या बना? NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम बाई सल्फेट इसे बोल दिया जाएगा। ये रिएक्शन कुछ ऐसे भी पॉसिबल है कि आप एक्सेस ऑफ एसिड लो, एक्सेस ऑफ NaOH लो, H2SO4, यहां पे आपने दो लिए इसके भी मोल्स, तो क्या होगा? ये Na ये H2 एक दूसरे की जगह गए, तो क्या होगा? ये इधर आएगा, ये 2H, अभी HSO4 किसमें ब्रेक होगा? ये होगा 2H पॉजिटिव
SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, तो ये भी 2H इधर आएंगे, इन दो OH के साथ जुड़ेंगे, ये क्या बन जाएगा 2H2 इधर, और ये Na इधर आए, तो ये क्या बनेगा NaSO4 मिलके Na2SO4। और अगर हम इनको ट्रीट कर देते हैं विद मेटल्स, लाइक जिंक मेटल है, आपने उसके साथ ट्रीट कर दिया किसको H2SO4 को, ये एक्टिव मेटल कहलाते हैं जिंक, रिएक्शन करने की जल्दी है ही नहीं बट। और यहाँ पे जो एसिड लोगे ना, आपको याद रखना आपने डाइल्यूट लेना है। कैसे लेना है, डाइल्यूट। जब आप ये दिखा रहे हो ना कि यार ये एसिड होता है, एसिडिक कैरेक्टर दिखाना चाह रहे हो आप, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपने पानी डाला है, तो आप इसको डाइल्यूट लेते हो। क्लियर है। और अगर कहीं पे आप इसको डाइल्यूट नहीं ले रहे हो, कहीं पे इसको कंसेंट्रेटेड ले रहे हो, तो वहां से पानी खींचने का काम करता है। बोले तो वहां पे किसका काम करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। क्लियर। चलिए, H2SO4 के साथ जिंक जब रिएक्शन करेगा, ये रिएक्शन हम लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ी थी कि हम लोग ग्रैनुलेटेड जिंक होता था, है ना, वुल्फ्स बिकर में से डालते थे, और जिंक नीचे होता था, ऊपर से H2SO4 डालते हैं, तो क्या हो जाता है, ये इधर इधर ऐसे ये इधर जाएगा, ये क्या बनेगा H2 एंड प्लस में ZnSO4। क्लियर है। यहाँ पे मैग्नीशियम हो, मान के चलो मैग्नीशियम है, उसकी रिएक्शन आप लोग करवा रहे हैं H2SO4 के साथ, वो भी डाइल्यूट लिया, तो क्या होगा, डाइल्यूट से आप क्या प्रूव कर रहे हो कि ये एक एसिड है, तो एसिड बेस के साथ भी रिएक्शन करेगा, एसिड H पॉजिटिव भी रिलीज करेगा, और एसिड जब एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, वो H2 भी रिलीज करेगा, H2 रिलीज करेगा, एंड देखिए H2 रिलीज हुआ, ये इधर गया, ये इधर आया, ये प्लस में क्या बन जाएगा MgSO4। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि भैया ये क्या है, एसिड है। चिपका दो इसको जल्दी से। तो चलिए अभी बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, जो कि हम बोल रहे हैं कि ये एक बढ़िया वाला डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग का मतलब क्या है, ये डिहाइड्रेशन कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन मीन्स वाटर को रिमूव कर सकते हैं, एंड बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट माना जाता है इसे, बहुत अच्छे से वाटर को रिमूव करता है। एग्जाम्पल करते हैं स्टार्ट, लाइक अल्कोहल है, ठीक है, आप ऑर्गेनिक में भी देखोगे आपके पास अल्कोहल है, सिंपल अल्कोहल की बात करते हैं, जैसे ये है अल्कोहल, इसे बोलते हैं ना, ये अल्कोहल। अभी क्या होगा, यहां पे आपने लिया कंसंट्रेटेड H2SO4, मैंने बोला ना अगर आप डाइल्यूट ले रहे हो तो वो एसिड, वो अपना एसिड कैरेक्टर दिखाएगा, और अगर आप कंसंट्रेटेड ले रहे हो, कंसंट्रेटेड मतलब बिल्कुल प्योर H2SO4 ले रहे हो, डाइल्यूट मतलब इसमें हमने पानी मिक्स कर दिया, ठीक है। तो ये भाई साहब पानी, हमने एक बात कही थी यार, जब हमने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की थी तो हमने बोला था ये वाटर लविंग बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं पानी से, ठीक है, बहुत ज्यादा। तो यहां से भी क्या करेंगे, देखिए इसको निकाल लिया जाएगा, H एंड OH क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा H2O। अच्छा, एक कंडीशन है जो आपने टेम्परेचर याद रखना है, टेम्परेचर कितना है 443 केल्विन, नहीं भी याद रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, कर लो तो भैया बेस्ट है वैसे, क्योंकि ना इसी जैसी एक और रिएक्शन भी होती है और उसमें टेम्परेचर होता है 410 केल्विन या 413 केल्विन। तो H और OH बाहर निकल गया, क्या बन गया बताना, H2O बन गया। यहां पे क्या बचा है CHH, यहां पर CHH, तो क्या होगा बताइए, क्या बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, नहीं हो रहे सर, तो बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। समझ रहे हो, डिहाइड्रेशन होगी नहीं होगी, दूसरा अल्कोहल भी हो सकता है, लाइक ऐसे है। अब देखिए आपने यहाँ पे लिया कंसंट्रेटेड H2SO4, ये बात क्लियर हो जाती है, अगर कंसंट्रेटेड है ना, ऑर्गेनिक के लिए पहले से दिला रहा हूं याद आपको, अगर कंसंट्रेटेड है ना भाई, क्योंकि ना जब आप ऑर्गेनिक देखोगे ना बहुत जगह पे ना रिएजेंट लगे होते हैं, तो आपको पहले से पता होना चाहिए, लाइक KMnO4 लगा है तो हमें पता है KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, K2Cr2O7 लगा है तो वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसे ही H2SO4 क्या है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। और इससे पीछे हमने क्या था SO2, अब SO2 अपने कमेंट में मुझे बताना है कि SO2 कैसा एजेंट है। चलो अभी देखिए यहां से OH ने जाना है पड़ोसियों के H के साथ, साफ हो गए, ठीक है, इसका OH और इसका H गया। अच्छा, टेम्परेचर 443 केल्विन है, तो भैया क्या होगा, माइनस हो गया H2O, यहाँ पे क्या बचा है CH3, यहाँ पे क्या बचा है CH, क्योंकि इसका OH तो चला गया ना, इसका H चला गया, ये बचा CH और यहाँ पे बचा है CH2। बॉन्ड पूरा करने के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। इसे बोला जाता है, इस टॉपिक को हम लोग स्पेसिफिकली बोल सकते हैं
इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन, इंट्रामोलिकुलर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रामोलिकुलर? जैसे मैं आपको पहले बोला है, इंट्रा मीन्स एक ही जगह से। मैं बोल रहा हूं अगर इंट्रा स्कूल कंपटीशन मतलब एक स्कूल है, मान लो एसडी स्कूल है, उस एसडी स्कूल में ही कुछ और है। और अगर मैं बोल रहा हूं इंटर स्कूल, लाइक एसडी स्कूल है, डीएवी स्कूल है, गवर्नमेंट बॉयज स्कूल है, इनमें कुछ है। इंटर मीन्स अलग अलग, ये एक ही की बात है तो ये इंट्रा है। क्लियर? अभी आगे बढ़ते हैं। लाइक कुछ ऐसा हो जाए, फोकस कीजिएगा, जैसे ये C2H5OH अल्कोहल है, C2H5OH। अब आपको दिखाई दे रहा है यार कि ये दोनों अलग अलग अल्कोहल है ना, ये एक है ये एक है, मतलब नेचर एक है बट ये अलग है ये अलग है। यहाँ पे सिर्फ एक ही था, यहाँ पे दो है। आपने H2SO4 डाल दिया और वो भी कंसेंट्रेटेड, तो एकदम से ऑर्गेनिक करो ना, ठंड से बचना चाहिए कि भैया ये यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा। तो करवाओ काम डिहाइड्रेटिंग एजेंट का। इसका H निकालो बाहर, इसका OH। सर ऐसा कुछ रूल है क्या इसका ही? आप इसका भी H निकाल सकते थे, इसका OH निकाल देते हैं। H और वैसे H2 बनता है ना, तो बाहर आपने निकाल दिया यहां से H2। तो अभी क्या हो जाएगा? C2H5O C2H5 C2H5O C2H5। ये क्या बन चुका है? इथर बन चुका है। और वो क्या बन रहा था? वो बन रहा था अल्कीन। क्लियर है? तो मतलब ये डिफरेंस है कि अगर आप टेम्परेचर 443 केल्विन लेते हो और उसमें कितना टेम्परेचर लेना होता है? 410 केल्विन। ठीक है? और माइनस हो जाएगा H2O। क्लियर होगी बात या नहीं होगी? भाई होप की क्लियर हो गई होगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। तो देखो चिपका लोगे ना, क्योंकि मैंने नोट्स में इनको नहीं दिया है, क्योंकि वो नोट्स बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, इनको समझ लो, बेस्ट है ये। देखिए आगे बढ़ते हैं कि एक बहुत ही फेमस है, लाइक शुगर है। ये भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी कोई दिक्कत भी नहीं है, 11th क्लास में ये भी थी। लाइक शुगर आपके पास चीनी है, तो चीनी में अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया, तो क्या करेगा भैया? कंसंट्रेटेड अमाइन में क्या आएगा कि भैया ये यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करे, यहां से वाटर को रिमूव करेगा। तो कर दो रिमूव। अभी ये बन रहा है H2O या नहीं बन रहा है? 11 H2O बन सकते हैं। 11 H2O नहीं है क्या? इसको मैं लिख सकता हूं 11 H2O, हाइड्रोजन 22 हो गया, बाहर निकल गया अलग, एंड 12 कार्बन अलग। कभी भी अगर आप मतलब शौक है कि चलो यार हमें तो केमिस्ट्री में जाना है, ट्राई कर सकते हो आप चीनी पे। जब आप एसिड डालोगे ना तो वो बिल्कुल ब्लैक ब्लैक बचेगा, ब्लैक कार्बन बच जाएगा। इसे हम चारकोल कह सकते हैं, कोल कह सकते हैं, कोयला टाइप से बन जाता है, या फिर आप शुगर चारकोल भी बोल सकते हो इसको। क्लियर है? कुछ और जितनी भी जगह पे, लाइक आपके पास कोई हाइड्रेटेड सोल्ट है, CuSO4 5H2O है, कुछ भी ऐसा। एक हमारे पास वॉशिंग सोडा होता था, Na2CO3 10H2O, ऐसी जगह है, और आप वहां पे कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल देते हो, तो कंसंट्रेटेड को क्या है भाई? ये तो सूखा पड़ा है, इसको तो बहुत भूख लगी है पानी की, ये तो पानी को उड़ा देगा। तो यहां से क्या हो जाएगा? क्रिस्टल बना देगा बिल्कुल, CuSO4 अलग एंड H2O अलग। एंड इसी तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं फॉर ड्राइंग ऑफ गैसेज। ड्राइंग, होप कि मैं बोल सही रहा हूं, ड्राइंग ऑफ गैसेज। ड्राइंग समझते हो ना, उनको सूखा करने में। आज हमने पढ़ा भी था, लाइक जब सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे थे हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस से, तो हमने एक चीज नोटिस की थी कि पहले हम उसको कूल करते हैं, वाटर का स्प्रे कराते हैं, फिर हम उस पर कंसंट्रेटेड H2SO4 का स्प्रे कराते हैं, है ना, सो दैट कि हम उसको ड्राई कर सके। तो इनका यूज हम कर सकते हैं ड्राई करने के लिए भी, सूखा करने के लिए पानी निकालना पड़ेगा ना। तो ये है इसकी प्रॉपर्टी, जिसमें हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अभी बात करते हैं कि ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं। तो अभी बात करते हैं दैट की जो सल्फ्यूरिक एसिड है बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत बढ़िया। कैसे? देखो, अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड को रखता हूं नॉर्मल टेम्परेचर पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टेबल रहेगा। बट जैसे मैं इसको हीट करूंगा ज्यादा, तो ये ब्रेक हो जाएगा किसमें? H2O, SO2 एंड नेसेंट ऑक्सीजन। एंड अगर आपको पता हो, देखो अगर ये यहां पे रिलीज करता है हाइड्रोजन, तो वो हाइड्रोजन किसी और के साथ जुड़ेगा, तो मतलब रिडक्शन कराएगा ये उस पे, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर यहां से ऑक्सीजन निकला है, हमने देखा था K2Cr2 के केस में भी यहां पे ऑक्सीजन रिलीज होता था, तो ये क्या कहलाएगा? ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या कर सकता है?
ये कर सकता है कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में, फोकस करना मेरी बात पे, सल्फर को सिर्फ ये याद रख लो आप, सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड में, जो मेन याद रखना है, फास्फोरस को फॉस्फोरिक एसिड में, H3PO4 में, अगर आपके पास है कॉपर तो उसको कॉपर सल्फेट में, अगर आपके पास है सिल्वर तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं सिल्वर सल्फेट में, अगर आपके पास है मरकरी उसको मरकरी सल्फेट में। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर आप चेक करोगे इनकी ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करोगे 0, यहाँ पे चेक करोगे +4 है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है या नहीं। अगर आपको रिएक्शन करके दिखानी है मान के चलो तो ठीक है सर हमें तो रिएक्शन दिखाओ, मैं एक रिएक्शन सुना देता हूँ, बाकी सब में यही है। आपको ये मेन जो बात है वो प्रोडक्ट याद रखना है कि हाँ भैया कार्बन की अगर ऑक्सीडेशन हुई तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, सल्फर की ऑक्सीडेशन हुई तो सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, फास्फोरस की हुई तो फास्फोरस डाइऑक्साइड में नहीं फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट होगा, कॉपर से कॉपर सल्फेट, सिल्वर से सिल्वर सल्फेट, मरकरी से मरकरी सल्फेट। अब कई बच्चे कहेंगे सर क्यों हो ऐसा, आधा तो ऑब्वियस क्वेश्चन अभी आ ही जाएगा। लेकिन देखो बेटा ऐसा है कि ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा बेस्ट क्या रहेगा कि हम रिएक्शंस को याद रख लें। ज्यादा बेस्ट तरीका वही है कि हाँ यार ये है, ऑक्सीडेशन होता तो ये बनता है, रिडक्शन होता तो ये बनता है, ज्यादा नहीं है ये। जो बच्चे डरते रहते हैं सर बहुत प्रॉब्लम आ रही है रिएक्शन को, इवन बैलेंसिंग अगर आपको नहीं दे रहे कोई दिक्कत नहीं है कि बैलेंस करके दिखाना है, आपको मेन प्रोडक्ट याद होने चाहिए और उसमें थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा। तो घबराओ मत यार, मतलब इतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप लोगों ने हाउवे बना रखा है। लाइक मैं एक बच्चे का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कल ज्वाइन किया सुपर रिवीजन बैच, ठीक है, तो क्या मैंने उसको वीडियो भेजी तो कहता है सर बहुत लेंथी वीडियो है सर हमसे ना हो पाएगा। ऐसे कैसे चलेगा बताओ, मेहनत करनी है ना, वो तो करनी पड़ेगी आप चाहो या ना चाहो। ये तो मैंने आपको क्या बोला है कि 80 to 85% है जो आप अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है, और आप कह सकते हो 15 to 20% ऐसा भी रहता है, ये फैक्ट है। मतलब उनको अगर हम समझने जाए ना तो आप कंफ्यूज होते जाओगे। ऐसा है कि हम चलो समझ जाए इस टॉपिक को तो कंफ्यूजन ज्यादा होती जाएगी। तो उनमें बेस्ट याद रखो भाई कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर से सल्फर, मैंने बोला ना वो 5 पेजेस छोड़ने होते हैं हर यूनिट से पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उनमें आप लिखा करो कि हाँ सल्फ्यूरिक एसिड इनकी ऑक्सीडेशन करा के ये प्रोडक्ट बनते हैं। एंड बेटा मेरी बात एक और जरूरी, मतलब मैं ये शायद मैं टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहा हूं, ये सबसे जरूरी है कि रिवीजन मस्ट है। मतलब अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो 8 बजे तक देख लेते हो तो सुबह उठ के जो अपनी खुद से नोट्स बनाए हैं, जो मैंने आपको नोट्स भेजे ना, वो आपको रिवाइज भी करने हैं, बिना रिवीजन के बात नहीं बननी, ठीक है। और संडे को अवॉइड करना नए टॉपिक को, संडे को पूरे वीक का जो है। चलो आते हैं टॉपिक पे। ये कार्बन है और आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाला, अच्छा समझो सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड होना चाहिए, तो क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनेगा और बाकी जो प्रोडक्ट है H2O एंड SO2, क्योंकि इस ऑक्सीजन का यूज है ना कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में, तो ऐसे सब में यही होगा कि इस ऑक्सीजन का यूज होगा, बाकी ये प्रोडक्ट तो बनने ही है। और यही है इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जो सारी आपने पढ़नी है। अब देखिए आगे बढ़े, चलिए तो अभी बात करते हैं लाइक आपके पास कोई सोल्ट है कोई भी, लाइक हम मान लेते हैं कि सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3 है, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करवा दी किसके साथ, H2SO4 के साथ, तो क्या हो सकता है, क्या बनेगा बताइए, कि H2 इधर आ जाएगा, H2 इधर आ जाएगा, ठीक है, Na2 उधर, ये क्या बन गया Na2SO4, ठीक है, और ये बन गया H2CO3। और अगर H2CO3 को मैं लिखूं, H2CO3 को मैं लिखूं तो ज्यादा बेस्ट ये नहीं रहेगा, H2 और CO2 लिख दूं, बोलो क्लियर है। आगे बात करते हैं, तो जैसे कि हमारे पास है कैल्शियम फ्लोराइड CaF2, इसकी रिएक्शन आपने कर दी विद H2SO4, तो क्या हो सकता है, सोल्ट है जो आपको पता भी मेटल है नॉन मेटल है, ठीक है, मेटलिक पोर्शन है नॉन मेटेलिक पोर्शन है, तो यहाँ पे पॉजिटिव की जगह जाएगा, ये H2 इधर आया, Ca उधर चला जाएगा, क्या बन गया CaSO4 एंड प्लस में क्या बन जाएगा 2HF, और इस तरह से हम किसके साथ रिएक्शन कर सकते हैं कि सोल्ट के साथ। बस यही रिएक्शन है, इसके बाद इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं एनसीईआरटी में एंड
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से, सो दैट कि आपके जो कुछ डाउट रह भी गए ना थोड़े बहुत, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। मतलब ये सबसे मस्ट होता है भाई कि आप एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर से जरूर लगाया करो। इस क्लास को तो बिल्कुल भी स्किप मत किया करो किसी भी हालत में। तो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है एनसीईआरटी में एंड आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सरसाइज क्वेश्चन ये क्वेश्चन क्या है, मेंशन 3 एरियाज इन विच सल्फ्यूरिक एसिड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, कि मतलब जहां पे सल्फ्यूरिक एसिड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अभी देखिए हमने पढ़ा ना दैट इट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन, कहां पे किसमें यूज किया जाता है इसका, लेड स्टोरेज बैटरी में, ठीक है। एक तो यही हो जाएगा, और भी बहुत सारे यूजेस मैंने आपको इसके बताए थे, ठीक है। अगली बात करें तो इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है, उर्वरक बनाने में इसका यूज किया जाता है। आगे बढ़े तो इन द मैन्युफैक्चर ऑफ व्हाट, एक्सप्लोजिव्स। इसके अलावा इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, इस तरह से कॉमनली यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। समझ रहे हो बात को? तो ऐसे 4-5 याद रख लेना, सो दैट कि आपको 3 तो लिख ही पाओ। तो भाई अगला क्वेश्चन, राइट द कंडीशन टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कि आपको वो कंडीशन लिखनी है जिससे आप सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को बढ़ा सको। तो वो कौन सी थी? देखिए की स्टेप, जो सबसे मेन स्टेप होता है, की स्टेप इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज, मैन्युफैक्चर नहीं कहेंगे, प्रिपरेशन। एस्टेसोपर किस प्रोसेस से बनता है भाई? कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनता है। और जो सबसे मेन स्टेप होता है वो कौन सा था? SO2 प्लस O2 गिव्स SO3, है ना, सल्फर ट्राइऑक्साइड। एंड यहाँ पे जो डेल्टा एच होता है वो कितना होता था? -196.6 किलो जूल पर मोल। रिएक्शन रिवर्सिबल है एंड एक्सोथर्मिक है। तो यहाँ पे लीच एटलियर प्रिंसिपल आएगा। अब लीच एटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम देखो, अब रिएक्शन सिंस एक्सोथर्मिक है तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, लो टेम्परेचर। पहली बात, प्रोडक्ट के मोल्स कम बन रहे हैं तो हमें प्रेशर हाई करना पड़ेगा, हाई प्रेशर। अगली बात क्या? यूज ऑफ कैटलिस्ट। और कौन सा कैटलिस्ट यहां पे यूज किया जाता है? डाइवेनेडियम पेंटॉक्साइड, बोले तो V2O5। आगे बढ़े तो क्या होगा? प्योरिफिकेशन ऑफ गैसेज। जो गैसेज यूज की जा रही हैं उनको प्योरीफाई किया जाता था। उसके बाद हाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी बढ़िया रहेगी, क्योंकि ना जितना अगर आपको ज्यादा प्रोडक्ट बनाना है तो रिएक्टेंट भी ज्यादा ही लो, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है एंड ये जितने मैं लिखवा रहा हूं ना ये सब आए भी हुए हैं प्रीवियस ईयर में, वो तो चलो अभी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ये 24 था टेक्स्ट बुक का, इन टेक्स्ट। और y इज Ka2, बड़ा फेमस क्वेश्चन बन रहा है। Ka2 इज वेरी वेरी लोअर देन Ka1। ऐसा क्यों है? हमने देखी थी दैट कि इसकी वैल्यू कितनी थी? 1 × 10³ करके कुछ थी, इसकी माइनस में कुछ थी, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? तो पहली बात देखिए, क्वेश्चन पूरा बोल देता हूं, बस इतना ही है। इन वाटर फॉर H2SO4 इन वाटर, तो आप क्या लिखोगे? H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड इन H2O। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत ज्यादा प्यार करता है ये पानी से, बहुत जल्दी से घुलता है, बहुत जल्दी से, ठीक है। और ब्रेक हो जाएगा, किसमें ब्रेक होगा? H पॉजिटिव में एंड HSO4 नेगेटिव में। क्या सर क्या बोल रहे हो? H पॉजिटिव में कैसे बन सकता है? ये तो H2O है। देखिए H2SO4 टूटता है HSO4 नेगेटिव में एंड H पॉजिटिव में, फिर इस H पॉजिटिव की हेल्प करता है H2O एंड ये बन जाता है H3O पॉजिटिव। आप ऑर्गेनिक में भी देखोगे
समझ रहे मेरी बात को? मैंने आपको कैसे करवाया है, H2SO4 टूटेगा HSO4 नेगेटिव में एंड H पॉजिटिव में, ठीक है। वो H पॉजिटिव H2O के साथ जुड़ के H3O पॉजिटिव बनेगा और Ka1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी। अब ये वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, क्यों? बिकॉज H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर एंड डिसोशिएट इन वेरी लार्ज अमाउंट, या अप्रोक्स डिसोशिएट कंप्लीटली, बहुत ज्यादा डिसोसिएशन हो जाती है। इट मीन्स बहुत ज्यादा स्टेबल है यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा वैल्यू आएगी डिसोसिएशन कांस्टेंट की। ऑन दी अदर हैंड HSO4 नेगेटिव इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड इन H2O। इसको ब्रेक करेंगे तो ये कुछ ऐसे ब्रेक होगा, ये भी H पॉजिटिव रिलीज करेगा, ये भी, और किसमें टूट जाएगा ये SO4 2 नेगेटिव में, एंड ये H पॉजिटिव इस H2O के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव बनेगा ना, कि नहीं? और यहाँ पे जो Ka2 की वैल्यू आएगी वो बहुत कम आएगी। क्यों आएगी सर कम? ये सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, किसके अंदर, वाटर के अंदर बहुत ज्यादा लविंग है एंड लगभग पूरा डिसोशिएट हो जाता है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा आती है। जबकि HSO4 नेगेटिव इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, इस वजह से इसकी वैल्यू ज्यादा नहीं आती, इतने ज्यादा डिसोशिएट नहीं होता, बहुत कम डिसोशिएट हो पाता है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है भाई 20th, क्वेश्चन नंबर 20 है, नहीं ये 20 नहीं 21st। डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस से आप लोगों ने बताना है कि सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनाया जाता है, तो आपको पता होगा। एंड कंडीशन ये देखिए, डायग्राम नहीं बनाना आपने, बाकी देखो भाई होने को पर कुछ भी हो सकता है, तो डायग्राम जरूर याद रखना आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड या बर्निंग ऑफ सल्फर टू प्रिपेयर सल्फर डाइऑक्साइड। फिर सल्फर डाइऑक्साइड की दोबारा से ऑक्सीडेशन होती है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, SO3 में। यहाँ पे कैटलिस्ट दिया जाता है V2O5 एंड रिवर्सिबल होती है, डेल्टा HF जो आता है वो नेगेटिव होता है। इसके बाद इसको हम क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन टावर में डालते हैं ना, SO3 को हम एब्जॉर्प्शन टावर में डालते हैं, ऊपर से सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ओलियम में, H2H2O7 में, ऐसे कुछ था। और इसके बाद ये जो H2H2O7 है, ये जो बन चुका है ओलियम, इसमें हम पानी डालते हैं, इसकी डाइल्यूशन करवाते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमें डिजायर्ड कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाती है। बट हमने टावर बहुत सारे बनाए थे, क्योंकि बहुत ज्यादा तो प्योरिफिकेशन वाला टास्क होता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। पहले क्या होता है, एक डस्ट प्रेसिपिटेटर होता है ना, और फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद आता है वो वाटर का स्प्रे करते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग टावर जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, आर्सेनिक प्योरीफायर होता है। उसके बाद एक टेस्टिंग बॉक्स भी होता है, फिर प्री हीटर होता है। इस तरह से ये रिएक्शन होती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं भैया 22। हाउ इज SO2 एन एयर पोल्यूटेंट। कि SO2 को आप कैसे कह सकते हो कि ये एयर पोल्यूटेंट है, बताइए कैसे लगता है आपको कि ये एयर पोल्यूटेंट है। SO2 रिएक्ट विद रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड रेन। SO2 है ऐसे, इस पे बारिश होगी, ठीक है, तो ये H2SO3 बनेगा, और ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, H2SO4 में। इस तरह से एसिड रेन होती है। तभी कहते हैं कि जो बारिश होती है, स्टार्टिंग होती है, तो बिल्कुल स्टार्टिंग की बारिश में नहीं रहना आना चाहिए, बिकॉज हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड है, तो वो एसिड में कन्वर्ट हो गया होता है। समझ रहे बात को। तो यही है सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। आई होप कि क्लियर हो चुके हैं आपको। अभी देख लेते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है भाई। पहला क्वेश्चन है, राइट द कंडीशन टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये क्वेश्चन आया हुआ दिल्ली 2016 में। हो जाएगा, कौन कौन सी कंडीशन है। पहला, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, यूज ऑफ कैटलिस्ट, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बहुत बता दी। नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ये आया हुआ है ऑल इंडिया 2014 के अंदर। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, एक रिएक्शन आपने कंप्लीट करके दिखानी है। क्या रिएक्शन है, Cu प्लस कंसेंट्रेटेड H2SO4। अब देखो बेटा क्या होगा, यहाँ पे
खुद से बताओ। अभी H2SO4 यहाँ पे बात करें तो डाइल्यूट नहीं है, अगर ये डाइल्यूट होता है एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, बट ये कंसंट्रेटेड है तो ये अपना ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर शो करेगा कि हाँ भाई मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं। तो आपको पता होना चाहिए कॉपर से क्या बन सकता है, कॉपर से क्या बन सकता है भाई, कॉपर सल्फेट लिखवाया था मैंने, कॉपर से कॉपर सल्फेट बनेगा। इसके अलावा क्या बनेगा, H2O बनेगा, इसके अलावा क्या बनेगा, SO2 बनेगा। पॉसिबल हो बैलेंस कर लेना, अदरवाइज मेन प्रोडक्ट आप लोग बता चुके हो। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन आया हुआ है ऑल इंडिया 2014 के अंदर, CaF2 H2SO4 ये एक सॉल्ट है। कैसे पता सर, ये मेटल है, नॉन मेटल है, सॉल्ट है। तो सॉल्ट के साथ कैसे कराई हमने रिएक्शन, ऐसे H2 जाता है उनकी जगह पे, ये क्या बनेगा H2F2, इसको हम लिख सकते हैं 2HF एंड प्लस में क्या CaSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, कार्बन प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, बताइए क्या होगा। एंड ये क्वेश्चन आया हुआ है ऑल इंडिया 2014 के अंदर, दिल्ली और फॉरेन 2011 के अंदर। अब देखो जब कंसंट्रेटेड होता है तो क्या होता है, मैंने आपको बताया था जब डाइल्यूट है तो वो क्या है, एक एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, बट अगर वो कंसंट्रेटेड है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा या डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा। तो क्या यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर सकता है, डिहाइड्रेटिंग मीन्स वाटर का रिमूवल, बट यहाँ पे तो वाटर है नहीं, रिमूवल कहां से करे, तो क्या होगा यहाँ पे ये काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनता था, CO2 प्लस H2O प्लस SO2। क्लियर होती है बात या नहीं हो जाती है भाई, बोलो, आसान है। आगे बढ़ते हैं, Why is Ka2 is lower than 4Ka1 for H2SO4 in water। फॉरन के अंदर 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है, हो जाएगा बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर विच डिसोसिएट अप्रोक्स कंप्लीटली टू गिव H3O positive ion and HSO4 negative, that's why Ka1। On the other hand, HSO4 negative is not strong acid in H2O, that's why Ka1 dissociation constant for acid in first condition, your first case is higher than dissociation constant for acid in second case। Next, concerned sulfuric acid has a carrying सा लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि उसको बिल्कुल जला देता है ये कार्बोहाइड्रेट्स को। एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट हमने एक लिया था, कार्बोहाइड्रेट C12H22O11 है ना, ये होता है ना कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट इसमें कार्बन भी और हाइड्रेट भी हो। तो जब हम इस पे एसिड डालते हैं, क्या डालते हैं, H2SO4 डालते हैं, तो ये किसका काम करता है, मैंने क्या बोला, कंसंट्रेटेड किसका काम करता है, या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का या फिर डिहाइड्रेटिंग एजेंट का। अब आप खुद समझो, यहां से क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज करेगा या डिहाइड्रेट करेगा, यहां से वाटर का रिमूवल पॉसिबल है, तो यहां से H2 निकालेगा 11 एंड प्लस में 12C, देखो जला दिया उसको, चर 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 करके जल जाएगा। नेक्स्ट, कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शन, SO3 प्लस H2SO4 विल गिव, ये क्वेश्चन आया हुआ है ऑल इंडिया 2011 में, ये रिएक्शन देखी हुई लग रही है, बताओ। आई थिंक ये सल्फ्यूरिक एसिड की जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस होती है उसके कौन सा स्टेप है ये, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप है। फर्स्ट में तो सल्फर ऑक्सीजन जुड़ता है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरे में सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जुड़ता है सल्फर डाइऑक्साइड, फिर ये जुड़ता है, क्या बनेगा। अब देखो ये आप लोगों ने मुझे बताना क्या बनेगा, आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन कंसंट्रेटेड H2SO4 इज एडेड टू कॉपर, ये आया हुआ दिल्ली 2017 में, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू कॉपर, क्या बन जाएगा भाई, कॉपर सल्फेट बन जाएगा। नेक्स्ट, SO3 इज पास्ड थ्रू वाटर, राइट दी इक्वेशन। SO3 को आपने पास करा दिया वाटर में से, किसमें कन्वर्ट होगा, क्या लग रहा है, क्या बन सकता है, यहाँ पे क्या बन सकता है भाई, H2SO4 बन सकता है, बनेगा। नेक्स्ट, with the help of chemical equations explain the principle of contact process in brief for the
मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्टैक्ट प्रोसेस बतानी है। क्या बनाना है आप लोगों को? सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है। हो जाएगा, केमिकल इक्वेशंस हो जाएंगी, करवाएंगे अभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 है ये, दिल्ली 2015 में आया, 2012 में आया, स्पेशली लिखा हुआ है नो डायग्राम इज रिक्वायर्ड। डिस्क्राइब द कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद स्पेशल रेफरेंस टू द रिएक्शंस कंडीशंस, कैटलिस्ट यूज्ड एंड यील्ड इन द प्रोसेस। बताइए क्या मुश्किल है? 2-3 बार तो क्वेश्चन यही आया हुआ है कि सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनाया जाता है। कैटलिस्ट यूज किया जाता है V2O5। ठीक है, तो बस यही है सारे के सारे क्वेश्चन। आई होप कि बहुत हेल्प मिलेगी। स्टिल आपके कुछ डाउट्स है, देखो बेटा मैं ये कहूंगा एक बार दोबारा देख लेना, स्टिल डाउट्स बचते हैं कमेंट करके मदद आना, मैसेज करके बता देना। ठीक है, सो दैट कि मैं जल्दी से आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो बना। ऑल दी बेस्ट और जुटे रहो, बहुत मेहनत करनी है। ठीक है, चलिए।